नमस्कार मित्रों, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं अपना ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आप सभी के सामने मांगलिक दोष पर सविस्तार जानकारी दी थी। वर और कन्या के विवाह से पूर्व मांगलिक उस पर बहुत ज़्यादा विचार किया जाता है और उसके बाद कुंडली मिलान में आगे की बात बढ़ती है। तो कुंडली मिलान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। तो मांगलिक दोष उसमें है या नहीं है, यह तय करने के बाद जो बहुत ज़रूरी बातें हैं कुंडली मिलान के लिए वो इस प्रकार से हैं। देखिए, कुंडली मिलान जब करते हैं तो कहते हैं कि साहब इतने गुण मिल गए। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि इन गुण के मिलने का भावार्थ क्या है। जब वर और कन्या दोनों के नक्षत्रों को देखा जाता है तो उन नक्षत्रों के हिसाब से उनको अलग अलग चीज़ें उनकी कुंडली में ज्योतिषाचार्य द्वारा लिखी जाती हैं। यानी 8 चीज़ें उस कुंडली में देखी जाती हैं जिनको हम अष्टकूट कहते हैं। हर किसी के अंक होते हैं और यानी ये 8 हैं, इसीलिए अष्टकूट कहते हैं। इन 8 के समस्त अंक 36 होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आमने सामने उनको मिलाकर देखते हैं तो कहीं पर उसके अंक कट जाते हैं, किसी कूट के अंक जुड़ जाते हैं। इस तरीके से अंकों में कमी और बढ़ोतरी होती है, लेकिन 36 से ज़्यादा गुण मिल नहीं सकते और 18 से कम गुण मिलने पर मिलान अनुपयुक्त कहा जाता है और विवाह की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि अष्टकूट का मिलान कितने गुणों में हुआ है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण दूसरी बातों को पहले देखें, तब गुण मिलान करके शादी के लिए कहें। मैं सभी विद्वान ज्योतिष विद्वानों से और ज्योतिष में विश्वास रखने वाले और आस्थावान लोगों से आग्रहपूर्वक कहूँगा कि इस विषय को बहुत गंभीरता से लेते हुए अपने बच्चों के विवाह के निर्णय को स्वीकार करें। जैसे दोनों की कुंडली सामने आती है तो सबसे पहले आप लग्न को देखिए। दोनों के लग्न को देख कर के ज्योतिषाचार्य को ये देखना चाहिए कि उनका स्वास्थ्य और जीवन के संकेत क्या हैं। लग्नेश की स्थिति ये बता देती है कि व्यक्ति मध्य आयु वाला है, अल्प आयु वाला है अथवा दीर्घ आयु वाला है। आयु की कोई निश्चित संख्या नहीं बताई जा सकती, लेकिन यह बताया जा सकता है कि अल्पायु, मध्य आयु और दीर्घ आयुवान है। कैसे इसका पता लगेगा? यदि लग्नेश मिलान के समय लड़की की कुंडली में या लड़के की कुंडली में मिलाते समय ये देखें कि मान लीजिए किसी की भी कुंडली में लग्नेश 6वें भाव में चला गया है, अष्टम भाव में चला गया है या द्वादश भाव में चला गया है, तो आपको इस बात पर बहुत गौर करना चाहिए कि व्यक्ति को पूर्ण आयु तो मिलेगी नहीं। यहाँ पर पहुँच करके लग्नेश व्यक्ति की आयु को क्षीण कर देता है। दूसरा, इन भावों में पहुँच करके शारीरिक कष्ट बहुत देता है। 6वें घर में लग्नेश है तो व्यक्ति को रोगों से बहुत त्रस्त रहेगा। अष्टम भाव में भी यही स्थिति रहेगी। द्वादश भाव में लग्नेश पहुँचता है तो अधिकांश व्यक्ति का अर्जित धन उसके स्वास्थ्य के इलाज में या उसकी स्वास्थ्य सेवा में चला जाता है। तो लग्नेश को मजबूत स्थिति में देखकर आप ये तय कर लें कि क्या इस मिलान में दोनों में से किसी की आयु क्षीण तो नहीं हो रही है, कम तो नहीं है। यदि ऐसा है तो आप मिलान को हरी झंडी नहीं दीजिएगा, अनुमति नहीं दीजिएगा। दूसरा पक्ष, यदि लग्नेश अपनी नीच राशि में है और लग्न पर दृष्टि भी नहीं है और किन्हीं और भावों में बैठा है तो भी यह अल्प आयु बनाता है। तो यहाँ लग्नेश को ध्यान में रख कर के ज्योतिषाचार्य को ये फैसला लेना चाहिए कि पहले आयु को देखें। अगला जो बिंदु आता है वो पंचम भाव आता है। यह दिमागी संतुलन, विश्लेषण क्षमता और संतान का द्योतक होता है, विचारवान होने का द्योतक होता है। तो पंचम भाव का जो ग्रह है यदि वो मजबूत और अच्छी स्थिति में है, ये लग्नेश के बाद की स्थिति है तो ठीक है,
अब मान लीजिए कि लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन पंचमेश बहुत खराब स्थिति में है, 6वें, 8वें, 12वें इस तरह के अशुभ भावों में चला गया है, और यदि वो अपनी नीच राशि में चला गया है, तो यहाँ पर ये बात तो वो हमें समझ लेना चाहिए कि यह बुद्धि संतुलन नहीं रहने देगा। उससे भी ज़्यादा खराब जो बात होगी वो संतान प्राप्ति की संभावना नगण्य कर देगा, और विवाह का उद्देश्य संतान प्राप्ति ही होता है। तो पंचमेश यदि इन स्थितियों में है जैसा मैंने बताया है, तो आप मिलान के लिए हाँ न करिएगा। अगला बिंदु आता है वो है 7वां भाव। ज्योतिष की भाषा में मैं इसे सृष्टि स्थान मानता हूँ। यदि इस 7वें भाव में सप्तमेश कहीं भी बैठा है और मजबूत स्थिति में है तो यह बहुत अच्छा है। यदि यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह बैठा है, जैसे राहु बैठा है, यहाँ पर राहु बहुत ख़राब होता है, या यहाँ पर सूर्य कम अंशों पर बैठा है, तो यहाँ आपको दूसरे की कुंडली में ऐसा नहीं है तो उस मिलान को हरी झंडी नहीं देनी चाहिए। मिलान को हरी झंडी तब दीजिए कि वहाँ भी ऐसा ही हो, नहीं तो क्या होगा, आगे जा कर के दाम्पत्य जीवन में शारीरिक आकर्षण या शारीरिक संबंध की इच्छा खत्म हो जाती है और वैवाहिक जीवन जो है खतरे में पड़ सकता है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें। सप्तमेश यदि कहीं भी है या यहीं पर है और मजबूत है तो बहुत अच्छी बात, यह जीवन को, वैवाहिक जीवन को बहुत अधिक सुखद बनाएगा। अब आइए हम विचार करते हैं भाग्य स्थान पर। यह जीवन का मुख्य अंग है। देखिए महाभारत में भी एक घटना आती है। एक नवविवाहिता जब कुंती के पास जाती है और वो कहती है कि उनके पैर स्पर्श, चरण स्पर्श करती है तो वो आशीर्वाद मांगती है। तो वो कहते हैं बता बेटा क्या तुझे चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे जो पुत्र हैं आप जैसे पुत्रों के वैभव और यशशाली हों। उसने कहा ये वरदान मांग के तू क्या करेगी। अरे भाग्यवान तेरे यहाँ पुत्र हो ये आशीर्वाद मांग। मेरे पुत्र यशस्वी हैं, बली हैं, लेकिन भाग्यवान नहीं हैं। तुम देखो ना इतने बलिष्ठ और बलवान और शक्तिशाली होने पर भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं क्योंकि ये भाग्यशाली नहीं हैं। तो यहाँ पर ये जो संदर्भ दिया है भाग्य के संदर्भ में दिया गया है। तो कुंडली में कुंडली मिलान के समय लड़की या लड़की के भाग्य स्थान को देखा जाना बहुत ज़रूरी है। यदि भाग्य स्थान यानी भाग्येश षष्ठम, अष्टम, द्वादश या नीच राशि में है तो ऊपर जो सारी बातें बताई हैं, अच्छा शरीर रहे, संतान भी रहे, सब कुछ रहे, लेकिन भाग्य साथ न दे तो ज़िंदगी भार बन जाती है। तो वहाँ पर आप मिलान को रोक सकते हैं कि नहीं भाई एक ही कुंडली में भाग्यहीनता है, इसीलिए इसको ध्यान दें। क्यों कि विवाह जीवन भर का बंधन है। हम शुरू की गलती हमेशा के लिए अपने गले में मुसीबत डाल सकते हैं। तो भाग्य को देखना बहुत ज़रूरी है। इससे आगे हम पहुँचते हैं 10वें भाव पर। यह पद और अधिकार का क्षेत्र है। यदि दशमेश बहुत मजबूत स्थिति में है या शुभ ग्रहों के साथ है, षष्ठम, अष्टम और द्वादश भाव में नहीं है, तो मिलान में ये देखा जाएगा कि दंपति के पास अधिकार, वैभव और बहुत सी चीज़ें होंगी। यदि दशमेश खराब स्थिति में है तो यहाँ पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या उस भाव को कोई दूसरे ग्रह देख रहे हैं। लेकिन हम यहाँ एक बात कहते हैं, यदि भाग्येश बहुत मजबूत है तो 10वें भाव की उतनी महत्ता नहीं रह जाती। यदि कोई व्यक्ति भाग्यशाली है या कोई दंपति भाग्यशाली है तो 10वें स्थान की समस्त चीज़ें, पद, अर्का, दौलत, सब उसे स्वयं वह भाग्य देगा। तो इस तरीके से कुंडली मिलान में इन चीज़ों पर विचार करें। लग्न से आयु, पंचम भाव से संतान, विवेक, सप्तम भाव से शारीरिक संबंध की क्षमता, नवम भाव से भाग्य और दशम से अधिकार। लेकिन इन सब में नवम भाव की जो प्रधानता है उसे बिल्कुल न भूलें। आगे
कुंडली मिलान में मैंने अभी आपको अष्टकूट की बात कही थी, तो कुंडली मिलान में बहुत सी बातें इग्नोर कर दी जाती हैं, उनको नहीं किया जाना चाहिए। नियम है, यदि अष्टकूट के 36 गुणों में से वर और कन्या के दोनों तरफ से गुणों का मिलान 18 हो जाता है तो मनीषी ज्योतिष विद्वान कहते हैं कि विवाह की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन बहुत अधिक गुण मिलते हैं, और ये जो अभी आपको बातें बताई हैं ये कुंडली पर लागू नहीं होती हैं, तो बहुत अधिक गुण 20, 28, 30 मिलने का भी अर्थ बेकार हो जाता है। और मैंने आपको एक बात और बताई है कि जब हम अष्टकूट के गुणों का मिलान करें तो यह बहुत साधारण है, इसको सबको ध्यान में रखते हुए हमें आगे चलना चाहिए। वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकूट और नाड़ी, इनके 1 से लेकर के 8 तक हैं। सबका एक एक अंक बढ़ता जाता है। वर्ण का 1, वश्य का 2, तारे के 3, योनि का 4, ग्रहमैत्री के 5, गण के 6, भकूट के 7 और नाड़ी के 8 अंक होते हैं। अब इनमें प्रधानता क्या है? विशेष ध्यान जो दिया जाना चाहिए वो ग्रहमैत्री से होना चाहिए। ग्रहमैत्री यानी दोनों के ग्रहों में आपस में मित्रता है, तो विवाह के बाद दोनों में यह मित्रता यानी लगाव देखने को मिलेगा। इसके बाद आती है गण। यह नक्षत्र के हिसाब से तय होता है। ये 3 गण होते हैं, देव, मनुष्य और राक्षस। इनकी व्याख्या की यहाँ आवश्यकता नहीं है, लेकिन कूट मिलान में हमें इनका ध्यान रखना होगा। जैसे देवगण है और एक का राक्षस गण है, तो यहाँ मिलान को स्वीकार मत कीजिए, क्योंकि देव और राक्षस गण के लोगों की यानी पति पत्नी की कभी पटरी नहीं खाती। झगड़ा होता है, विवाद होता है, अलगाव होता है। हाँ, राक्षस गण की मनुष्य और राक्षस गण से बहुत पटरी खाती है, इनके साथ चल जाएगा, लेकिन देव के साथ नहीं चलता है। देवगण का मनुष्य के साथ चलेगा। तो यहाँ पर अंक जो मिलेंगे वो इन दोनों को देखकर मिलेंगे और इनके 6 अंक होते हैं। तो गण मिलान बहुत ज़रूरी है। राक्षस गण के मिलान के समय सावधानी बरतनी है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि व्यक्ति कोई राक्षस होता है। नक्षत्रों के हिसाब से ये वो मिलता है उनको, और लेकिन दूसरे को देवता मिलता है तो वह देवतुल्य होगा, दूसरा सहन नहीं करेगा, मनुष्य के साथ तालमेल हो जाएगा। तो गण मिलान में बहुत अधिक इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला जो अष्टकूट का बिंदु है वो है आपका भकूट। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक षष्ठाष्टक भकूट होता है। यदि एक दूसरे की राशि आपस में 6वीं और 8वीं है तो कितना ही हो, आप मिलान न करें, उस मिलान को खारिज करते हैं। क्योंकि षष्ठाष्टक भकूट के बारे में अलग अलग संदर्भ है और सब जगह मतलब बहुत नकारात्मक वर्णन मिलता है। षष्ठाष्टक योग में कहीं कहीं लिखा है कि आगे जाकर दोनों की मृत्यु हो सकती है, दोनों दरिद्रता का जीवन जी सकते हैं, सबसे अधिक दोनों के जीवन को खतरा रहता है। तो षष्ठाष्टक यानी एक दूसरे से 6ठी 8वीं राशि हो लड़की लड़के की तो मिलान नहीं हो सकता, भले ही मित्र भकूट हो। अब बात आती है मित्र भकूट क्या है। मान लीजिए दोनों के ऊपर जो बताए हैं ग्रह मैत्री में दोनों के ग्रह मित्र हैं आपस में, लेकिन यहाँ षष्ठाष्टक है तो मिलान नहीं करिएगा, आप मना कर दीजिए। अगला आता है एक दूसरे से दूसरा और 12वां होना। तो यहाँ पर लड़की को प्रधानता दी जाएगी। यदि लड़की से लड़के की राशि दूसरी है, लड़की से लड़के की राशि 9वीं है और मित्र भकूट है तो भकूट दोष नहीं होगा और इसके 7 अंक मिलेंगे। यदि कंप्यूटर में भकूट दोष दिखाता है जो मैंने बताया 2 बार है 5 9 में, तो ये 7 अंक आप जोड़ दीजिए, गुणों की संख्या बढ़ेगी। मित्र भकूट है। और यदि मान लीजिए ये शत्रु भकूट है, दोनों के ग्रह आपस में मित्र नहीं हैं तो नहीं जोड़ेंगे और आप मिलान को खारिज कर दीजिए। भकूट मिलान में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, यदि 9व और 5म योग बनता है और मित्र भकूट है तो शादी में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शास्त्र में ज्योतिष में संदर्भ है कि 5म और 9व भकूट होने पर दंपति को पुत्र का सुख बिल्कुल नहीं मिलेगा।
उनके यहाँ कन्याओं का ही अवतरण होगा। अच्छा, पुत्र की इच्छा समस्त संसार में सर्वप्रथम होती है, इसको हम और आप नकार नहीं सकते। तो पंचम और नवम भकूट होने पर पुत्र संतति की प्राप्ति की संभावना लगभग शून्य हो जाती है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रख कर के आप मिलान की अनुमति दें। यदि वो लोग सहमत हों, उन्हें बता दीजिए भाई इसमें ये फल होता है, और वो कहते हैं कि कोई नहीं तो आप हरी झंडी दे दीजिए, नहीं तो आप मना कर दीजिए। अब आता है नाड़ी दोष। ये सबसे बड़ा दोष है, इसके 8 गुण होते हैं। नाड़ी दोष में यदि दोनों की एक ही नाड़ी होती है तो ये नाड़ी दोष कहलाता है। ये सभी वर्गों पर लागू होता है। कुछ लोग इसे वो करते हैं, पंडित झा ने अपना व्याख्या दी है इस पर, जो मिथिला के बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उन्होंने बताया कि यह जन्म से नहीं होता। किसी का जन्म किसी तथाकथित बिरादरी या कम्युनिटी में है तो ये इस तरह नहीं देखा जाएगा। जन्म के समय जो नक्षत्र मिलता है उसमें 4 वर्ण होते हैं, हर नक्षत्र के वर्ण होते हैं अपने अपने। तो उन वर्णों में के हिसाब से नाड़ी दोष देखा जाता है, और नाड़ी दोष सभी पर लागू होता है। यदि नाड़ी दोष है तो यह 2-3 तरीके का होता है, आदि, अंत और मध्य। तो इनमें सबसे खराब मध्य नाड़ी दोष होता है। मध्य नाड़ी दोष में किसी भी तरीके से आपको विवाह की अनुमति नहीं देनी है। मध्य नाड़ी दोष में लिखा है कि यदि मध्य नाड़ी दोष में शादी कर दी जाती है तो दंपति के जीवन को कभी भी खतरा हो सकता है। वो यहाँ तक लिखता है कि दोनों की मृत्यु हो सकती है। तो मध्य नाड़ी दोष में शास्त्रगत मना ही है। मध्य नाड़ी दोष में बिल्कुल विवाह की अनुमति न दें। अब बात आती है शेष 2 नाड़ी दोष, आदि और अंत। तो इनमें नक्षत्र के चरणों को देख करके जो ज्योतिष के विद्वान हैं उनके पास एक टेबल होगी, तालिका होगी, उसमें चरणों का पाद वेद देखा जाता है। यदि वो नक्षत्रों के, जैसे मान लीजिए किसी लड़के का किसी नक्षत्र का चरण 1 है, दूसरे का, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कृतिका नक्षत्र का 4था और लड़की का रोहिणी का 1ला चरण है, और नाड़ी दोष आ रहा है, अंत नाड़ी दोष आएगा। तो यहाँ पर ये नाड़ी दोष नहीं कटा, चरण वेद हो गया। यदि चरण वेद नहीं होता तो नाड़ी दोष कट जाता और आप कहते हैं कि इसमें नाड़ी दोष खत्म हो गया है, आप शादी करिए। तो इस तरीके से मित्रों, कुंडली मिलान में, गुणों के मिलान में बहुत सावधानी बरतते हुए इन बातों को ध्यान रख के अपने ज्योतिषाचार्य से, ज्योतिष के विद्वान से या आप स्वयं मिलान करें, जल्दबाजी न करें। और यह हमेशा याद रखें, विकल्प बहुत होते हैं, यह संसार बहुत बड़ा है। ये नहीं है कि आपको अमुक वर या कन्या के अलावा फिर कोई मौका नहीं मिलेगा, तो आपको दूसरे भी मिलेंगे। और जहाँ आपको ये सब चीज़ें अपने हिसाब से सही नज़र आएँ या ये दोषों से दूर नज़र आएँ, वहाँ पर आप मिलान को हरी झंडी दें और बच्चों की शादी करें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देने जा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप गहराई से कुंडली मिलान के विषय को समझ सके होंगे, और यदि ऐसा है तो मैं अपने को धन्य समझता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।